पैसे आप नौकरी करते हुए भी करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ 6 हफ्तों में आप अपने पैसों की दिक्कतों से बाहर निकल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिच लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है या आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बेसिक टेक्निक क्या होता है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, आप पूरा सुनते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे जो अमीरों को पता होता है पर गरीबों को पता नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रमित सेठी द्वारा लिखी गई बुक आई विल टीच यू टू बी रिच का बुक समरी देंगे। दोस्तों, इस बुक समरी को पूरा देखने के बाद में या पूरा सुनने के बाद में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। जो कि टाइटल से ही शो होता है, आई विल टीच यू टू बी रिच। इसका मतलब है, रमित सेठी कहते हैं कि वो आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको लेकर के बहुत सारे डिसबिलीव्स भी होते हैं, बहुत सारे मिथ्स भी है, सभी के अपने अपने थॉट्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका मैनेजमेंट और इसका यूज़। तो सवाल ये होता है कि क्या आप पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर है? क्या आपको लगता है कि अगर और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती? क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंशियल नॉलेज को अच्छे से जानते हैं? और अगर आप इन सारे जवाबों को या सारे सवालों के जवाब को हाँ में देते हैं उत्तर, तब आथर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं कि फिर आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये बुक समरी फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाने वाली है, जिसका टाइटल ही है आई विल टीच यू टू बी रिच। दोस्तों, रमित सेठी ने इसे इस तरीके से लिखा है कि आप इसमें समझ जाएंगे कि पैसा आपको कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर होना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। जैसा पैसा सेव करना एक मीठा खाने के समान है। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन जल्दी ही आपके अंदर जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हैं और जब चाहे तब पैसे खर्च कर ही लेते हैं और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखते। दोस्तों, इसमें आप ये सीखेंगे कि बजटिंग करना क्यों जरूरी है। आथर का मानना है, रमित सेठी का मानना है कि बजटिंग करना समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे को खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप यह भी सीख जाएंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे बेहतर यूज किया जा सकता है। पैसे को सोच समझकर खर्च करना कैसे पावरफुल हैबिट बन जाती है। हम जानेंगे कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की ओर किस तरह लेकर के जाते हैं। दोस्तों, रमित सेठी ने बहुत डिटेल में इसे अच्छे से समझाया है। दोस्तों, पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है या काफ़ी नेगेटिव फीडबैक वो लोग देते हैं। इसलिए लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वो शॉपिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन पहले ये समझना होगा क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो फैक्टर है, एक क्रेडिट रिपोर्ट है और दूसरा क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन देता है। ये एक लेंडर्स यानी कि लेनदारों को, लोन देने वालों को ये भी जानने में हेल्प करता है कि आप दूसरे लेनदारों को सही पे कर पाते हैं या नहीं, सही टाइम पर उन्हें पैसा दे पाते हैं या नहीं। ये आपके पेमेंट बिहेवियर को ठीक से एनालाइज करता है और सेव या स्टोरेज करके भी रखता है। आप अगर कोई पेमेंट लेट करते हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है। दोस्तों, जो कि लेनदार बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उसे रिस्क है या नहीं है, और अगर रिस्क है तो कितना रिस्क है। दोस्तों, आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेनदार इस नंबर को आपके क्रेडिट स्कोर के बीच ये डिसाइड करेगा उसे आपको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो
उतना बेहतर है। इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके उतनी जल्दी पेमेंट कर दिया करें और अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा करें। दोस्तों, गुड क्रेडिट स्कोर आपके आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लीजिए आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, बैंक एक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्जेस होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, लेकिन यह सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसों का पेड़ हो या कुछ इस तरीके का सोर्स हो जिससे पैसा अपने आप ही निकलते जा रहा है। पर दोस्तों, वो बिल्कुल भी एंडलेस सोर्स नहीं है या वो पैसे का कोई पेड़ नहीं है। इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट भी है। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने वो क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपका एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको लेट फी पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने का एक ही तरीका है। ऑप्टिमाइज करने का दो तरीका है। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो, उनसे पूछो कि क्या वो आपके फीस को या चार्जेस को माफ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल फी की होती है, वो एक फी है जो आपको कार्ड यूज करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम या माफ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो ये फीस बिल्कुल भी नहीं लेती है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके क्रेडिट कार्ड को अफोर्ड कर सके। दोस्तों, अगर आप भी एनुअल फी पे कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को बोलकर उसे माफ करवा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप एनुअल फी कार्ड चुन सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोग लोन एपीआर पर नेगो नेगोशिएट कर सके। आपका एपीआर वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देती है। आमतौर पर एपीआर 14% पर होता है। सुनने में ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन ये सच है। कंपनी आपको एक बड़ी रकम उधार पर दे रही है, तो इस तरह से आपके लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए कंपनी को कॉल करके कम एपीआर के लिए पूछे। अगर वो कहे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए तो उन्हें ऐसा करने का सही कारण बताएं, जैसे कि आप लगातार कई महीनों से अपने बिल्स टाइम पर पे कर रहे हैं, और उन्हें बताएं कि आप उन कंपनियों को भी जानते हैं जो उनसे लोअर एपीआर को ऑफर करती है। इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अगर वो आपको क्रेडिट कार्ड ना दे। अगर हालांकि एक ही कंपनी के लॉयल कस्टमर बने रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, लेनदार अपनी लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री को अप्रिशिएट करेंगे। लेनदार ये देखना चाहेंगे कि क्या वो भरोसे के लायक आप है या नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर किस तरीके का है, आप टाइम पर पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही पोजेस होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर और इंटरेस्ट रेट और फीस जैसे टॉपिक थोड़े थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है वो पे कर देते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से आप अपने ऑनलाइन बैंक के लिए एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं, अपने कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो एक ऐसा सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग। एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस ही नहीं लेते जो नॉर्मली आपको रियल बैंक चार्जेस करती है। तो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच में इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन बैंक, अगर इसमें आप $1000 जमा करते हैं, ऑनलाइन बैंक 3% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से $30 तक कमा सकते हैं। वहीं फिजिकल बैंक, इसमें भी अगर आप $1000 जमा करते हैं, ये बैंक आमतौर पर 0.5% इंटरेस्ट रेट देता है, मतलब ½ % इंटरेस्ट रेट देते हैं। यानी कि आपको $1000 पर हर साल सिर्फ $5 ही मिलेंगे। दोस्तों, आपको समझ में अब आ ही गया होगा कि दोनों में
क्या फ़र्क है। रिमित सेठी ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट ऐसा सेटअप किया, उन्होंने चेकिंग और ऑनलाइन दोनों बैंक का खाता खोले। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड से चेक का यूज़ कर सकते हैं। ऑथर की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट से जाती है, फिर वो अपने पैसे बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो। सेविंग अकाउंट जैसा ही नाम से ही पता चलता है, ये वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके पर, हॉलीडे या फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हैं। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क होता था। पहले से सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज दोनों ही अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो क्या इन दोनों अकाउंट के बीच वाकई में कोई फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉल करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव होते हैं। आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो ऑथर इसमें कुछ ऑप्शंस देते हैं। पहला है, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो और बैंक के फीस के बारे में पूछो। अगर उसमें कोई एनुअल चार्जेस वगैरह है तो किसी और बैंक से पता करो जहां ये सब चार्जेस बिल्कुल भी ना हो। दूसरा ऑप्शन है, ये एक बेसिक ऑप्शन है, स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। इसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह आप जब चाहे तब आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा इसे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। तीसरा तरीका है, ये ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। ये इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस देता है। ऑथर ने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है, दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में है। आप सेम यही चीज़ सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज करने होंगे, जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप एक बिना झंझट का अकाउंट चाहते हैं, तो फिर आपको पहला ऑप्शन चूज करना चाहिए। लेकिन रिमित सेठी कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो, क्योंकि न दूसरा और तीसरा ऑप्शन ट्राई किया जाए। ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपका पैसा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चुनते समय इन तीन बातों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, गवर्नेंस, ट्रस्ट, कन्वीनियंस और फ्यूचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन या छुपे हुए चार्जेस या फीस नहीं लेता है। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर बनाने में छोड़ देते हैं, इसलिए वो चुपके से आपके अकाउंट से अपनी फीस काट लेते हैं। इसे आप बैंक की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगर वो अपनी फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लीजिए उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्विंस यानी कि इजी एक्सेस, आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए। बैंक को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस देने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विसेज के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, साथ ही पैसों को ट्रांसफर करने की सुविधा फ्री में देता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसका मतलब है जागरूक होते हुए या सजग होते हुए अपने पैसों को खर्च करना। जब भी आप खर्च करें तो ये देखें कि आप जागृत अवस्था में खर्च कर रहे हैं, आप सबकॉन्शियसली खर्च नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप सोच समझकर खर्च करते हैं तो आपका पैसा बचता है या आप अपने पैसे की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक पैसे के खर्च का हिसाब नहीं रह सकता, क्योंकि हर ये बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी है। लेकिन ऑथर के पास इसका एक सॉल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा भी खर्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी, वहीं आपकी सेविंग्स भी होती रहेगी। आपकी लाइफ में अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोच कर परेशान होते थे आखिर आपका पैसा गया तो गया कहाँ। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस बनने पर फोकस करता है। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और चीप होने में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना जो कि आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप
अपने पैसों में कटौती कर ले, बल्कि अपने खर्चों में कटौती कर ले, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है हम केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो वाकई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर कंजूसी को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर होते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा सेविंग्स और चौथा है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। चलिए 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां है दोस्तों जो इन पॉइंट से लिया गया है। फर्स्ट फैक्टर मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान, एजुकेशन पर खर्च। आपको अपनी इनकम से 50 से 60% इस फैक्टर में देना होगा, इसलिए आप ये फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को लिस्ट बना ले। ये उनमें से कुछ भी हो सकता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, कपड़े वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या आप अपने बेसिक ज़रूरतों के खर्चों को इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर कितना खर्च करते हैं तो पहले थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का शॉपिंग रिसिप्ट पर एक नज़र डालिए, फिर आपको ऐड करके लिखिए। एक बार आपने ये कर लिया तो आप उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी शामिल कर दो। इसमें आप हर महीने के खर्चे शामिल नहीं है, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कार रिपेयरिंग करवाना, या कभी इमरजेंसी हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए तो हेल्थ ठीक करवाना, या डॉक्टर के पास जाना। दोस्तों किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग करवाना। रमित सेठी ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रख लेते हैं। दूसरा फैक्टर है दोस्तों, सेकंड फैक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401 के या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। ये वो अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड को होल्ड करते हैं। जो अमाउंट इसमें आप डालेंगे वो आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% के हिस्से को लेकर श्योर नहीं है उसका क्या करना चाहिए? आपको खुद ही पता नहीं है। आपको ऑनलाइन कई इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप अपने पेंशन फंड के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आपको कितना रिटर्न मिलेगा जब आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों तीसरा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर सेविंग गोल्स। ये किसी भी प्रकार का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना भी टाइम लगे। ये क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जैसा छोटा नहीं है, बल्कि या फिर शादी के खर्चे के लिए भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की ईएमआई पे करने के लिए भी हो सकता है, या कार खरीदने के लिए भी हो सकता है, या आप अगर कोई ऐसी लग्जरियस चीज खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ सीक्रेट सिर्फ एक ही है, जितना जल्दी हो सके सेविंग करना स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन लोग शायद ही कभी भी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। इसलिए इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक नंबर ऐड कर दो। जैसे कि आपने अपनी 20s में शादी कर लेना चाहिए चाहते हो, तो इसके लिए आपने रफ एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा इस शादी में आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। तो आपको 20 साल का होते होते सेविंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अगर महीने का $300 भी बचाते हैं तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, बजाय इसके जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो। सेविंग गोल के लिए इनकी अपनी इनकम का 5 से 10% या 15% अलग से रख देना चाहिए। चलिए चौथे फैक्टर की बात करते हैं। चौथा फैक्टर है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। दोस्तों अपनी मनपसंद चीजें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑथर आपको अपने बजट में गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन ये सवाल है कि इस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को और भी ज़्यादा इजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अगर आपने पहले से ही अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम बना चुके हैं। और ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट को साथ में लिंक कर देना चाहिए। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ, सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है। इससे आपको हर सिंगल परचेसेस का हिसाब रखने में आसानी होगी।
अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सके। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5 से 10% वही सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से आप नौकरी करते हुए भी या सैलरी के पैसे से भी आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, ये बुक आपको पूरी तरीके से पढ़नी है तो आप इसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, या आप अगर इसे अच्छे से और समझना चाहते हैं तो इसी बुक समरी को आप दोबारा सुन सकते हैं। आप जितनी बार इसे सुनेंगे उतना ही ये इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा, जो आपके बिहेवियरल में धीरे धीरे छलकने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो इस बुक समरी को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार सुनिए, टाइम टू टाइम सुनते रहिए। इसे बार बार रिपीट मोड में जब आप सुनेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली आप वैसा बिहेव करने लग जाएंगे जैसा आपके दिमाग में इस बुक समरी से इंफॉर्मेशन गया है। दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से यूज़ करना है ये तो आपने सीख ही लिया होगा। उम्मीद है आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। बहुत सारे प्लेलिस्ट ऐसे दिए गए हैं जो आपको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं या आपके फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।